हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो जीके वाला पोर्शन चल रहा है उसमें क्लास नंबर आज 12 लेके उपस्थित हुआ। हाँ दोस्तों, इसके प्रीवियस वीडियो में हम आंदोलन गांधी जी के बारे में डिस्कस किए थे। आज दोस्तों क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके आगे फिर नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। आइए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडी सावरकर, जिन्हें दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर भी कहा जाता है, द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। जितेंद्र नाथ मुखर्जी दोस्तों 1879 से लेके 1915 ईस्वी तक एक्टिव बंगाल के क्रांतिकारी थे दोस्तों। ये जून 1897 ईस्वी में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैड और लेफ्टिनेंट आयस्टर्स की हत्या कर दी। देखिए दोस्तों, ये हत्याओं वाला क्रम मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस का गठन कब हुआ था दोस्तों? कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में एयू होम की अध्यक्षता में हुआ था कांग्रेस का गठन। अब इसमें जो है दोस्तों कुछ समय बाद नरम दल गरम दल में नेता आपस में बंटने लगे। बाकायदे 1907 में दोस्तों 1907 के अधिवेशन में नरम दल गरम दल में आपस में बंट गए। ठीक है, तो उसमें गरम दल वाले जो नेता थे दोस्तों, उन्होंने क्या अपनाया कि उन्हें बहुत सारे लोगों को अंग्रेज अधिकारियों ने जो है पकड़ के जेल में डालते रहे। ठीक है, वो लोग छूटते थे, चलो ठीक है। छूटने के बाद कुछ लोग आपस में इकट्ठा हुए और दोस्तों वो अब इनके अकॉर्डिंग इनको जवाब देना शुरू कर दिए। मीन्स कि जो अंग्रेज अधिकारी बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक था, मीन्स बहुत ज़्यादा अत्याचार पे उतरा हुआ था, उसको वो लोग अब शूट करना शुरू किए। किसी को बम से उड़ाना, किसी को गोली मारना, ये सब काम दोस्तों शुरू कर दिए कि खून का बदला खून। तो दोस्तों ये सही भी था अकॉर्डिंग टू, क्योंकि कितना इंसान बर्दाश्त करेगा। बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। जब बर्दाश्त करने की हद पार हो जाए तो फिर इनको उसी तरीके से आप जवाब दीजिए। आइए दोस्तों उसी के बारे में पूरी के पूरी चर्चा करेंगे। देखिए, देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई। ठीक है, ध्यान देते रहिए। इसमें बहुत सारे संगठन आएंगे जो डायरेक्ट जो है पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर मीन्स संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूट लिया गया। अब दोस्तों पैसे भी नहीं हैं और लड़ना भी है, बम भी बनाना है, इनको मारना भी है, तो अब कुछ तो करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। यह घटना काकोरी कांड मतलब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से दोस्तों प्रसिद्ध हुई। पहले काकोरी कांड था, अब इसका नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना हुई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के 2 सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। काहे लिए बम फेंके थे दोस्तों?
इन्होंने अपनी बात को रखने के लिए बम फेंके थे। अपनी बात को रखने के लिए इन्होंने बम फेंका था, ठीक है, ना कि किसी की हत्या करने के लिए, ठीक। लेकिन अंग्रेजों को तो कुछ दूसरा ही सूझ रहा था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई थी दोस्तों, इस कांड की वजह से। चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूरसेन ने आयोजित किया था। सूरसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी मतलब IRA की स्थापना की थी। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। ध्यान दीजिएगा, 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 23 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। देखिए दोस्तों कि कैसे कितने बड़े क्रांतिकारी थे दोस्तों इन्होंने, मतलब कि लाहौर षड्यंत्र केस के लिए इन्होंने भूख हड़ताल की और भूख हड़ताल में अपनी जान दे दिए, ठीक है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था दोस्तों। दिसंबर 1931 में बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने एक जिलाधिकारी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। अब समझिए, शांति घोष और सुनीति चौधरी, मतलब कहा जाए दोस्तों, यहां पे देखिए छात्राओं ने भी इस्तेमाल किया किसका, गोली मारने का, कि गोली मार के इन्होंने जिलाधिकारी का ही हत्या कर दिया। फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नजदीक से गवर्नर पर गोली चलाई। भगत सिंह ने कहा था, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसे इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये दोस्तों विदेशों में अपनी जो है बहुत सारे संस्थाएं इन्होंने स्थापित किया, ठीक है। ये सोसाइटियां स्थापित किया, किस लिए कहते थे, अपनी आवाज उठाने के लिए, ठीक है दोस्तों, अपनी आवाज उस देश में उठाने के लिए और उस देश के तहत अंग्रेजों के कान में डालने के लिए, ठीक। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में काबुल, इस समय अफगानिस्तान, ठीक है, काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। भीखाजी रुस्तम कामा, जिसे बोला जाता है भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात हैं। कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था दोस्तों, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। आगे देखिए दोस्तों, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बारे में अब देखेंगे। 1935 से रिलेटेड फैक्ट को देखेंगे। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं
कुप्रशासन को दूर करने के लिए और 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। ये दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। उच्चतम न्यायालय 1774 ईस्वी में गठित किया गया और एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश तथा चेम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइड अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। 1786 के अधिनियम के अनुसार विशेष व्यवस्था में गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार दे दिया गया। कॉर्नवालिस जिला कलेक्टरों को अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था, अतः उसने शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को चाय एवं चीन के साथ व्यापार के अतिरिक्त 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त किया गया था दोस्तों। ठीक, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा उसे भविष्य में केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे। 1833 के अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। जो बंगाल का केवल गवर्नर जनरल था वो समूचे भारत का गवर्नर जनरल दोस्तों बन गया। 1833 के अधिनियम द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। 1858 के भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राज मुकुट को सौंप दिया गया। मीन्स ब्रिटिश के राजा को सौंप दिया गया। आगे देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया। 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। ये अध्यादेश आधिकारिक 6 माह तक लागू रह सकते हैं बस। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी दोस्तों। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति से उसका विस्तार किया गया। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता ये तीनों जगह दोस्तों उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश द्वारा पारित 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 में जो है इनकी स्थापना की गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की प्रस्तुति के आधार पर ही वर्ष 1922 से सिविल सेवा परीक्षा एवं भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। कब से दोस्तों? 1922। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा। भारत में प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ मॉन्टफोर्ट मीन्स मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 से प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। 1926 में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1926 ये वाली भी डेट याद रखिएगा। 1922 मतलब पहली बार एग्जाम की शुरुआत, ठीक है। 1926 लोक सेवा आयोग का गठन।
1935 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। वर्ष 1937 से संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित करना प्रारंभ किया। अब वर्ष 1950 में संविधान के लागू होने के बाद संघीय लोक सेवा आयोग मतलब एफपीएससी का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी कर दिया गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूपीएससी इसे कब किया गया है? 1950 में। 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई और केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। कहाँ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञा पत्र बताते हुए उसकी कठोर आलोचना की थी। दोस्तों, अब भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में दोस्तों हम आगे अब चर्चा करेंगे। वर्धा में 6 से 14 जुलाई 1942 को हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया गया। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद ने की थी। 7-8 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई है। कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। इस प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और आजाद से सहयोग से बनाया था। नेहरू और आजाद के सहयोग से बनाया था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब एवं मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। देख लीजिए दोस्तों, ये अपने स्वार्थ में जुटे हुए थे। ये जिन्ना को तो कुछ बोलिए ही नहीं। ठीक है, ये अपने स्वार्थ में जुटा हुआ था पूरी तरीके से। इसको तो अलग देश बसाना था ना, वहां का प्रधानमंत्री बनना था। ठीक है, तो ये अपना ही चला रहा था। आगे देखिए दोस्तों, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित पूना के आगा खा पैलेस में रखा गया। पूना के आगा खा पैलेस में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, के तहत भारत का प्रधान सेनापति
कमांडर इन चीफ लॉर्ड वेवेल थे उस समय के। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारण किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस वीडियो पर प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर महात्मा गांधी के जीवनीकार उनके साथ थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बंबई में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने जो भाषण दिया था उसके बारे में पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा है कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना। बलिया अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन किया गया। तामलुक मिदनापुर बंगाल में दिसंबर 1942 से अगस्त 1944 तक यहां की जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम आरंभ कर दिया था। सतारा महाराष्ट्र अगस्त 1943 के मध्य से मई 1946 तक यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यहां पर प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई। इसके प्रमुख नेता वाई.वी. चाहड़ एवं नाना पाटिल थे। बीमारी के आधार पर गांधी जी को 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी के रिहाई के संबंध में कहा कि जब हम हर जगह जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। यही कमबख्त बुढ़ा जो है आजादी दिलाएगा। रुको अभी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग देने के बाद वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। दोस्तों, आजाद हिंद फौज, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। फॉरवर्ड ब्लॉक आजाद हिंद फौज की स्थापना मूलतः कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का औपचारिक गठन सितंबर 1942 में हुआ और कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति बने थे। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत का अस्थायी सरकार आजाद हिंद सरकार का गठन किया। देख लीजिए दोस्तों, क्या जबरदस्त। आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया। कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें
मूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड के थे तथा एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे उस समय। कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया। कैबिनेट मिशन 1946 ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों द्वारा धारण किए जाने थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ, जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। वर्ष 1946 के अंतरिम सरकार में आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग सौंपा गया। लियाकत अली सहित लीग के 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया। अब देखिए, अब मतलब लाइन पे गवर्नमेंट आ गई, जिसके कारण 3 कांग्रेसी सदस्यों सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस तथा सर सफात अहमद खां को हटना पड़ा। आगे देखिए, 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की गई। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। दोस्तों, यहाँ ये सब पॉइंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहे जाते हैं, क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में हुई, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। दोस्तों, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, ब्रिटिश युग में जीवी मालवंकर वर्ष 1946 से 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे एवं भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा प्रथम अध्यक्ष के रूप में वर्ष 1952 से 56 तक इसी पद पर रहे। जीवी मालवंकर वर्ष 1937 से 46 के दौरान बंबई प्रांत की लेजिस्लेटिव असेंबली के भी अध्यक्ष रहे थे। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट आर एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। देख लीजिए दोस्तों, माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि
निश्चित की गई। गांधी जी का यह सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों सौंप दी जाए, जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके। 15 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन की प्रस्ताव स्वीकृत किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी। 14 से 15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खां सीमांत गांधी ने मतदान किया था। बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, विभाजन तो होना ही नहीं चाहिए था। आज यदि दोनों एक होते दोस्तों, तो आज हम लोग पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे होते। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने वर्ष 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि केंद्रीय असेंबली में जन गण मन तथा इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा सुचेता कृपलानी ने गाया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 50 के बीच थे। सी राजगोपालाचारी वर्ष 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री B.R. अम्बेडकर थे। आर कोपलैंड ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था, भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संपत्ति थी। भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संपत्ति थी। ब्रिटिश राज में भारत के एकीकरण पर के.एम. पडिक्कर ने कहा था, ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण का था। यह भी बात सही है दोस्तों। भारत जाति पात ऊंच नीच में जूझ रहा था। ये बात आप ध्यान रख लीजिए। अभी भी जात पात खत्म नहीं हुआ, ठीक है। इसीलिए यहाँ के राजाओं जो है हारते भी थे और बहुत ज्यादा मतभेद था दोस्तों। जात पात ऊंच नीच को लेकर ये सब बहुत बड़ी विडंबना अभी भी बनी हुई है, लेकिन अंग्रेजों ने इसे काफी हद तक मिटा दिया था दोस्तों। इसलिए अंग्रेजों की भी एक ये वाली भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। नहीं, अभी भी दोस्तों इंडिया में वही चलता आता, जात पात भेदभाव में ही ये लोग परेशान रहते हैं। यदि दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। अपनी प्रतिक्रिया हर एक वीडियो में ज़रूर दीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।